उस सत्कार में जब वो नाना दादा को हार पहनाया गया तो नाना दादा ने हार वो हाथ में लिया और वो मेरे गले में पहनाया। आज हमारे बीच मौजूद है मुमरा के वरिष्ठ नगर सेवक राजन कीने जी। आज हमारी उनसे रूबरू बात होगी। बहुत फैंस फॉलोइंग है उनकी शहर में और स्थानिक नगर सेवक हैं वो पिछले कई सालों से। कंटिन्यूटी हैट्रिक पे हैट्रिक भी बोल सकते हैं आप, क्योंकि उनके वाइफ भी नगर सेविका रह चुकी हैं। बहुत ही मेहनत, बहुत ही एक्टिव। आप रात के 3 बजे भी उनको फ़ोन करें तो अभी तक मेरे सामने तो कोई शिकायत नहीं आई कि उन्होंने कॉल बैक नहीं किया हो। राजन दादा, एफके स्टूडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू। आज हम ईद मिलादुन नबी के मौके पर आपको हमारे शहरवासियों के तरफ से ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद देते हैं। आपको भी बहुत बहुत मुबारक ईद मिलादुन नबी की बहुत बहुत मुबारक। आप जनता को भी मुबारकबाद दे दीजिए। हाँ। अपने अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज ईद मिलादुन नबी का बहुत बड़ा त्यौहार है। आज पूरे देश भर में तमाम इस्लाम बिरादरान को मैं ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज कोजागिरी पूर्णिमा भी है। तमाम हिंदू भाइयों को भी कोजागिरी की मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज मुमरा में बहुत बड़ा जुलूस निकाला जाएगा। उस जुलूस में हम सभी साथ में रहेंगे और पूरे हंसी खुशी से इस जुलूस को कामयाब करेंगे। डीजे के ऊपर, डीजे जो बैन किया गया है उसके लिए संदेश क्या देंगे? क्या है कि अभी नौजवान हमारे हैं जो उनको डीजे के सिवाय दूसरा कोई पर्याय नजर नहीं आता है। तो आदमी खुशी में, अभी हमारे भी यहाँ ऐसा मुस्लिमों में डीजे के लिए खासियत ऐसी नहीं है, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में भी कोई ऐसा त्योहार रहता है तो बच्चे लोग की, नौजवानों की ख्वाहिश रहती है कि डीजे बजाया जाए। तो अभी डीजे है तो डीजे के लिए मैं समझता हूँ कि थोड़ा छूट देनी चाहिए। अच्छा। लेकिन आज ये अपनी जुलूस कमेटी मुमरा शहर की एकदम तैनात हो गई और सीनियर पीआई अशोक कड़लक के मार्गदर्शन में उन्होंने फाइनल किया कि डीजे नहीं बजना चाहिए। उससे कितना मतलब लोगों के पैसे बचेंगे मुमरा शहर के? नहीं, पैसे तो बचेंगे ही, लेकिन एक कहीं बच्चों में एक नाराजी का जरा ये रहेगा कि डीजे बजेगा तो उनको एक जोश रहता है। अच्छा। जो हर त्योहार आदमी इसलिए मनाता है कि उसके पूरा दिल से उसको मनाने की ये रहती, एक ख्वाहिश रहती ना कि तो डीजे बजेगा तो उसको एक जोश आता है और वो जोश से त्योहार को मनाता है। ठीक है, क्या है कि पैसे तो बचेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमारे नौजवानों में जो खुशी का एक जोश रहता है वो जोश कहीं ना कहीं थोड़ा जरा नाराजी हो सकती है उसमें जोश में। तो मैं उसमें भी आप हमारे नौजवान है उनसे ये गुजारिश करूंगा कि अपनी खुशी के लिए अगर किसी को अगर तकलीफ होती तो वो खुशी किस काम की। तो मैं यही समझता हूँ कि अपनी खुशी अगर दूसरे की खुशी में अगर अपन शरीक होकर अगर उस खुशी को मनाए तो एक अलग तरीके की खुशी होती है। और पैसा बचेंगे तो उसका अलग तरीके से आप कुछ इस्तेमाल कीजिए, बच्चे में कुछ बांट दीजिए या कुछ ऐसा कुछ सामाजिक काम कीजिए, उसकी वजह से वो पैसे का अच्छी तरह से इस्तेमाल। ये क्या बात है, क्या विचारधारा है दादा आपकी। अब हम चलेंगे आपके एक कार्यकर्ता की जर्नी में। आपने कब महसूस किया कि आज मैं कार्यकर्ता बन गया हूं और अब मैं आने वाले समय में हमेशा इलेक्शन लड़ सकता हूं? वो दिन कौन सा था? क्या है कि हमारे घर में ही राजकीय विरासत मिली। हमारे पिताजी ग्राम पंचायत के सदस्य थे। अच्छा, क्या नाम था? नारायण मोतीराम कीने। ठीक। जब नाना दादा सरपंच थे और विशु के दादाजी हाँ। तो वो जब मेक कंपनी, मेक एंगल पैनल एंड स्लॉटेड एंगल, ऐसा उसका मेक कंपनी का फुल फॉर्म था। वो मेक इंजीनियरिंग, बाद में इंजीनियरिंग हुआ, लेकिन उसकी ओपनिंग हुई थी तो उसकी ओपनिंग नाना दादा सरपंच थे और उनके हाथ से हुई थी।
तभी पिताजी मेरे को लेके गए थे वहाँ उस प्रोग्राम में। तो जो ओपनिंग के बाद जो प्रोग्राम रखा गया सत्कार का, उस सत्कार में जब वो नाना दादा को हार पहनाया गया तो नाना दादा ने हार वो हाथ में लिया और वो मेरे गले में पहनाया था। क्या बात। तो मुझे याद है। और उसके बाद में समझो ऐसे सामाजिक काम के पिताजी के पास अगर कोई आता है सामाजिक काम के लिए तो वो सब चीजों को अपन देखते देखते, पिताजी के भी साथी थे, बहुत सारे लोग थे, जैसे राउत साहब थे, अच्छा। फिर डॉक्टर मोरे थे, फिर बहुत सारे ऐसे राजाराम शिंदे जो सामाजिक कार्य में, तुकाराम शिंदे, ऐसे जो बहुत लोग थे, उनके सामाजिक कार्य को देख के, तुकाराम शिंदे के सामाजिक कार्य को देख के हमको भी ऐसा लगता था कि प्रेरणा मिलती थी कि सामाजिक काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुमरा में जो हालात है उसको देखते हुए सामाजिक काम करना बहुत जरूरी। और मैं समझता हूँ कि जब मैं 10वीं पास करके मैं हॉस्टल में था और 10वीं पास करके यहाँ पर आया था, मैं बोर्डी में था, ढानू में, ढानू के आगे। तो वहाँ पर था। तो मैं जब एसएससी पास करके आया था तो यहाँ पर एक हमारे सोनवने फैमिली थी और उनकी बच्ची को डिलीवरी के लिए ये चालू हो गया था। तो अभी मुमरा में ऐसा किसके पास इतना तभी गाड़ी भी नहीं था, तभी हमारे पास अम्बासेडर गाड़ी थी। अच्छा। और वो गाड़ी में लेके मैं राजावाड़ी हॉस्पिटल उसको 3 बजे रात को लेके गया था। तभी मुझे एहसास हो गया था कि मुझे खुशी मिली थी कि मैं किसी के काम आया। क्या बात। तो ये ऐसा एक सामाजिक काम की शुरुआत वहां से हुई है। और फिर लगातार अब फिर हमने हमारे नवतरुण मित्र मंडल के माध्यम से नवरात्रि का जो नारायण नगर में प्रोग्राम, सालाना प्रोग्राम आप करते हैं, वो भी 86 गरबा का, वो भी 86 में वहाँ पर उसके माध्यम से भी लोग जुड़ते गए। तो ये सब ऐसे सामाजिक कामों की शुरुआत हुई थी और वो नवतरुण मित्र मंडल के माध्यम से हम लोग सामाजिक काम करते थे। आप पहला इलेक्शन कब लड़े थे और आपके सामने कौन था और कितने वोटों से आपने उसको हराया था? अभी वो मेरी पहला इलेक्शन तो समझो मेरी मिसेस लड़ी थी 92 में। हाँ। अनिता की ने वो लड़े थे और उन्होंने वो इलेक्शन जीता भी था, लेकिन उनके उम्र कम होने की वजह से उनका इलेक्शन रद्द किया गया था 92 में, 93 में। फिर बाद में 95 में फिर बाई इलेक्शन हुआ था और उनका उम्र पूरा होने के बाद फिर वो बाई इलेक्शन में चुन के आए थे। और मैं 97 में इलेक्शन लड़ा था, पहला इलेक्शन में 97 में लड़ा था। आपके सामने कौन था? मेरे सामने रमेश पाटिल था। अच्छा। और ऐसा था कि वो इलेक्शन बहुत अच्छा इलेक्शन रहा था। वहाँ उस इलेक्शन में मेरे को 1363 वोटों से मैं जीता था, कुछ 1300 वोटों से लीड मिली थी मेरे। अच्छा, क्या फीलिंग थी उस टाइम पे? मतलब कि अब मैं तो कॉन्फिडेंस लेवल मेरा स्ट्रांग है और रमेश पाटिल का तो यूं ही नहीं, ऐसा कुछ ये नहीं था कि जीत तो मुकम्मल थी, उसमें कोई दौराई नहीं थी। और इतना खुशी का भी ये नहीं था क्योंकि जितना ही है और अपने को जो काम करना है, सामाजिक काम करना है, वही काम करना है। बाकी तो प्रशासन के माध्यम से अभी और दूसरा अपने को जवाबदारी मिलेगी तो वो हिसाब से अपन आगे और काम कर सकेंगे, ये खुशी थी। तो उस टाइम पे भी आपने रमेश पाटिल को जी हरा दिए। उसके बाद कंटिन्यूटी में जो आपका सफर चला, कभी आप नगर सेवक रहे, कभी आपकी वाइफ रही, तो वो कुछ पुरानी यादें? क्या है कि अभी 97 के बाद 3 का पैनल हुआ, फिर उसमें मैं, अनीता और हमारे मुमरा के मरहूम हमारे हरदिल अजीज चहेते यासीन सुरमे साहब, इनके पैनल के माध्यम से हम लोग पूरे वो कौसा तालाब तक, स्टेशन से लेके कौसा तालाब तक का पैनल, 3 के पैनल में, वो पैनल में हम लोग तीनों भी जीत के आए थे। एक इलेक्शन आप हारे भी थे, आमदरी का। हाँ। उसमें कितने वोटों से हारे थे आप? 14,000 के ऊपर वोटों से हारा था। अच्छा है, वो भी एक यादगार मोमेंट है। अच्छा अनुभव रहा कि मैं उस टाइम पे उतना कैपेबल तो था एक नगर सेवक के। और आज मैं ये फख्र से कह सकता हूँ कि कोई भी अपोजिशन में हमारे आमदार के खिलाफ जो भी कोई आया, वो इतना तगड़ा लड़ाई नहीं दे सका जो मैंने दिया था। हाँ, और उसकी ताकत थी जनता। हाँ। मतलब जनता आपको कहीं ना कहीं चाहती थी कि वाकई हमने इनके लिए उनका अभी भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि 2009 में उन्होंने जो बड़ा ये किया था,
अच्छा उन्होंने साथ दिया था। सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हम लोग भी आपसे जुड़े रहते थे और सभी से मैंने कहा था, एक ओपन मीन्स मेरी बात होती थी मेरे ये स्टूडियो ओपनिंग के पहले कि भाई नगर सेवक में कौन कौन आएगा आपके यहाँ पर। तो मैंने बोला था उनको, 5 लोगों को मैंने ये सवाल दिया था कि अगर नगर सेवक आएगा तो एक ही आएगा, तुम बताओ वो कौन आएगा। तो वो आप ही का नाम लेते थे, वो आएगा राजन कीने। थैंक यू, आपका इतना बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस। मैं समझता हूँ कि आपको शायद 9 साल हो गए। हाँ, मेरे न्यूज़पेपर फोकस कायनात को। और उस वक्त था जब आप सब फिल्म इंडस्ट्री के, बॉलीवुड के हीरो के साथ में आपका हर एडिशन में आपका फोटो आता था। ये हफ्ते में सलमान भाई के साथ में, वो हफ्ते में इसके साथ में आया, शाहरुख भाई के साथ में आया। तो ये आपका जो एक ऐसा जुनून था, उसमें उसकी वजह से हम भी आपको बोलते थे कि हमको भी अगर कहीं जाएंगे तो हमको भी लेके जाओ। क्या बात है दादा। तो जो आपका नाम है, जैसे कि जहांगीर रियासत आपके अब्बा का नाम है। जी। तो उनका नाम रियासत है और आपका नाम जहांगीर है। जहांगीर बादशाह। तो जहांगीर बादशाह बोले तो कैसा है कि मराठी में जहांगीरी बोलते हैं ना, जैसा रियासत जहांगीरी। हाँ, तो आपका और आपके पप्पा का नाम मैं समझता हूँ कि एक ही है। क्या रियासत बोले तो कैसे कि एक हुकूमत, और जहांगीरी बोले तो वो भी एक हुकूमत होती है। तो आपके पप्पा ने जो आपका नाम रखा है जहांगीर, तो वो उनके नाम में से निकला हुआ। क्या बात है, क्या बात है दादा। मेरी एक आपके साथ में तस्वीर थी, तो उसको आज आप कैसा महसूस करेंगे देखकर? माशाल्लाह, यही तो आपकी चाहत है कि आप हर साल कुछ ना कुछ नया ऐसा करके लेके आते थे। हर एडिशन में आप नया करते थे। तो ये जो आपने जो मेरी तस्वीर रखी है, माशाल्लाह बहुत अच्छी तस्वीर है, और इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इसको संभाल के रखा है। और ये मेरे को आप गिफ्ट कर दीजिए ये तस्वीर। जी, जरूर करूंगा। हाँ। दादा, पहले आप दर्शकों को बताइए ये तस्वीर किस तरह से है। और दादा ने बहुत ही प्यार से मुझे ये फोटो दिया था, मेरे लिए स्टूडियो आए थे, और आज वो दिन है कि आज दादा मेरे स्टूडियो आए। मुझे बहुत फक्र महसूस होता है, थोड़ा मतलब गर्व फील कर रहा हूँ कि दादा मेरे स्टूडियो आए। बहुत अच्छा लगा दादा, आपने अपना कीमती वक्त देके मेरे स्टूडियो में आए, और कहीं से ऐसा लगा नहीं कि हम लोगों ने गेट टुगेदर एक इंटरव्यू किया आपका। आने वाले वक्त में हमारी खूब सारे दादा को शुभकामनाएं, यूं ही तरक्की करें, उनकी फैमिली से भी सब लोग जीत के आए और लोगों के बीच में खड़े रह के फक्र से उनका काम आधी रात को करके देने के लिए दादा और दादा की फैमिली खड़े रहे दादा। और क्या कुछ कहना चाहेंगे दादा आप? क्या कहूँगा कि मैं समझता हूँ कि आपने ये जो फोकस कायनात और अभी ये नया चैनल शुरू किया एफ के फोकस, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि ये चैनल दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे और ये जनता के हित में चैनल काम करे। आप तो ऐसा करते ही है, जनता के हित में बहुत सारा काम करते हैं, ऐसी बात नहीं। किसी की तकलीफ में काम आना भी वो बहुत जरूरी है। तो ये इसके लिए मैं आपको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और खास करके आज ईद मिलादुन नबी का बहुत बड़ा त्योहार है। उस त्योहार को पूरे सारे हमारे हिंदुस्तान के तमाम इस्लाम बिरादरान को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, और खास के आपको, आपके परिवार को भी, पूरे मुमरा वासियों को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। दादा, मुमरा शहर के अंदर आपने 4 घरों से मुमरा शहर को देखा है, आप ही के सामने सारा बसा हुआ है। नशा क्या उस वक्त था जिस वक्त आपने होश संभाला था? क्या है कि नशा था, नहीं ऐसा नहीं था, कितना मात्रा में, लेकिन वो नशे का बहुत ये रहता था, कुछ एक लिमिट रहता था। बहुत सारे लोग ऐसा ये नहीं थे, उसमें बहुत कम मायने में वो नशे का ये रहता था। कोई ऐसा जिस तरीके से अभी जो नशे के लिए जो बाजार ये किया है वैसा नहीं था। ये चोरी छुपे नशे का ये होता था, पहले लोग नशा करते थे, लेकिन अभी जो खुलेआम जो
कहीं भी देखो तो बच्चे लोग बैठे नशा कर रहे हैं। हालांकि हम भी पुलिस को बहुत ये करते हैं, पुलिस भी उसके लिए बहुत सारा अपना योगदान देती है। जिधर जहाँ भी हम देखते हैं कि बच्चे लोग ऐसे बैठे नशे के लिए, तो पुलिस को फोन करते हैं और वहाँ पुलिस आकर उनको भगा देती है। तो ये सब चीजें हैं जो नशे के वजह से आज हमारी नौजवान पीढ़ी जो खराब हो रही है, बर्बाद हो रही है, उसके लिए मैं और प्रशासन से और सभी से, हमारे जो उम्र के सामाजिक कार्यों में जो आगे बढ़ के रहते, उनसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि अगर कहीं नशे के लिए अगर कहीं कोई बच्चा बैठा है या कोई हमारा उम्र का नौजवान बैठा है, तो वहाँ पर पूरी जोर तरीके से पुलिस को ये कीजिए और इत्तला दीजिए, और वहाँ पर उन लोग को उन नशे के लिए सफाया कैसा हो उसके लिए सब लोगों ने काम करना बहुत जरूरी है। आज मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, आपने देखा है मेरा भी उतार चढ़ाव, सारी चीजें आपके सामने है। और मैंने 150 बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन की थी मुमरा में, माशाल्लाह, है ना। और उसके बाद मेरे बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन कंप्लीट होने के बाद में इसी शहर में 2016, 2017, 2018, 19 तक बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन भी रखवाया मैंने। तो उसमें टाइटल यही था, नशा भगाओ बॉडी बनाओ। तो उसको किस तरह से आप मतलब? नहीं, वो तो आपका काम था, वो जो नशा भगाओ बॉडी बनाओ, वो तो आपका बहुत सराहनीय था। और अपने बहुत सारे ऐसे मैं समझता हूँ कि एक 20-25 बॉडी बिल्डर अच्छी तरीके से बनाए थे जो आज भी उनका नाम है। और उन्होंने भी अच्छा कंपटीशन, अच्छे कंपटीशन में उन्होंने अपना सहभाग लिया था। तो आपको शिव कुमार भी बहुत चाहता है, बॉडी बिल्डर। वो भी हर प्रोग्राम में अपने आता था, पिंकी का आदमी। बहुत अच्छा है। आने वाले वक्त में बहुत जल्द बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन आने वाला है, और विद इन 45 डेज, 45 दिनों में फिर से हम लोग रखेंगे नशा भगाओ बॉडी बनाओ। इस बार बहुत अच्छे लेवल, नेक्स्ट लेवल पे रखना है। तो वाकई लोगों ने मतलब उससे उदाहरण लेना चाहिए, प्रेरणा हासिल करना चाहिए। तो आप उनके लिए, नए बच्चे जो नशे में पीड़ित होते जा रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे? क्या है कि आपका अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो पूरा आपका जीवन अच्छा रहेगा। तो स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए आपको कसरत करना बहुत जरूरी है, व्यायाम करना जरूरी है, बॉडी बनाना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर आदमी ने बॉडी बिल्डर बनना मांगता है, वैसा नहीं। लेकिन अपने खुद के लिए आप अगर आप फिट है तो पूरे परिवार को आप अच्छा सेवा दे सकते हैं, अच्छी प्रेरणा दे सकते हैं। क्योंकि अगर आप फिट नहीं है तो आप आपको बीमारियों की बहुत सारी बीमारियों की, अगर आप फिट नहीं हो तो आपको बीमारी, बहुत सारी बीमारी जकड़ सकती है। तो उसके लिए आपको बहुत जरूरी है कि आप कसरत करना, बॉडी व्यायाम करना बहुत जरूरी है। आप अपने अंदर फिट रखे हो, इसका राज क्या है? कि मैं पहले से ही मैं स्कूल लाइफ में से ही इसके लिए बहुत ये रहता हूँ। क्या रूटीन में है आप? मैं रूटीन में क्या है कि मैं पहले तो अभी भी मेरे को 55 होने को आ गया है, लेकिन मेरे को चश्मा है, लेकिन मैं वापरता नहीं हूँ। अच्छा। लेकिन मेरा चश्मा न होने का राज क्या है कि सुबह में मैं जब नहाते टाइम मैं अपने आंखों में ठंडा पानी से मुंह में ऐसा पानी भरता हूँ और आंखों में लगाता हूँ। उसकी वजह है कि मैं कितने सालों से, आज मुझे याद नहीं होगा, बचपन से ही समझो ना, इतने सालों से मैं वो ठंडा पानी आंखों को सुबह में देता है वो, ताकि उसकी वजह से मेरे को थोड़ा आपकी रोशनी स्ट्रांग रही। और क्या है कि रूटीन में क्या है कि सुबह में मैं नाश्ता नहीं करता हूँ, मैं हर्बल लाइफ का ये करता हूँ, हर्बल लाइफ लेता हूँ। अच्छा, हर्बल लाइफ में क्या प्रोडक्ट है वो? उसमें प्रोडक्ट ये है कि वो जैसा क्या बोलते हैं उसको, डाइट का प्रोडक्ट है वो। और उसमें सब प्रोटीन, विटामिन, जो भी आपके शरीर को जो भी चीजें चाहिए वो उसमें हर्बल लाइफ मिलती है, उससे आप सेटिस्फाइड हैं। तो मैं समझता हूँ कि सुबह में वो नाश्ते के टाइम में सुबह में हर्बल लाइफ का वो शेक लेता हूँ। फिर बाद में दोपहर को 3 बजे के 2:30-3 बजे के टाइम पे मैं 2 चपाती खा लेता हूँ, सब्जी भाजी। और मैं आज 28 सालों से शुद्ध शाकाहारी हूँ। और फिर शाम को थोड़ा कुछ भी ऐसा लाइट
शाम को स्नैक्स टाइप में लेता हूँ, सैंडविच या कुछ भी ऐसा, और फिर रात को शेक लेता हूँ। मैं दोपहर को एक ही टाइम खाना खाता हूँ। ओह, इसकी वजह से आज मैं अपने शरीर को संभाले हुआ, और सुबह में मैं जितना मेरे को टाइम मिलेगा उतने टाइम में मैं अपने को कसरत करने के लिए थोड़ा ये रखता हूँ, और हो सके जितना मेरे को कोशिश करता हूँ कि मैं जितना हो सके उतना चलने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, अभी आपका बेटा जो है, क्या नाम है उसका? करण, उसमें कितने गुण आए हैं? आपकी लाइफ यहाँ तक पहुंची, 55 इयर्स तक पहुंचे आप, तो वो कितना कॉपी करता है आपको? वो कॉपी करने की जरूरत नहीं, उसको क्या देखता है? माहौल, आपके घर का माहौल है वो मुझे सब ऐसा पढ़ता है, डैडी ये सब ऐसा होना चाहिए, डैडी ये वैसा होना, क्योंकि वो नौजवान पीढ़ी है, हाँ, नई पीढ़ी है। अब आपके कंधे से कंधा मिला के और नई पीढ़ी के विचार जो उनमें चाहिए, हाँ, कुछ डिफरेंस आती है, उनमें भरे हुए वो सब, और वो खुद से सामाजिक कार्यों में बहुत बड़ा ये रुचि लेता है, और वो थोड़ा उसके लिए आगे बढ़ाने की कोशिश करते कि उसको भी थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। ऐसा भी वो लॉ कर ही रहा है। अच्छा, तो मैं बोला तो सामाजिक कार्य में भी कौन से ईयर में अभी लॉ? अभी सेकंड ईयर में। हाँ। यानी कि आने वाले वक्त में दादा के घर में एक वकील भी रहेगा। देखो इंशाल्लाह होना चाहिए। वकील तो आपके पास 2-1-3 थे पहले से, जो कंटिन्यूटी में आपके साथ रहते थे, बेचारे उनका कुछ एक निधन वगैरह हुआ था ना एक पिछले टाइम। दादा, कभी आपने सोचा था आपके फैन के FK स्टूडियो में आपको जाने का मौका मिलेगा? ये तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने अच्छे स्टूडियो में आपने मुझे बुलाया, और ये जो मौका मुझे दिया आपसे बात करने का, रूबरू होने का, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप हीरो है मुमरा के, सेम है। आपकी जो एक बोलते हैं ना कि जब भी मिलते हैं मुस्कुराते हैं, इतनी खुशियां कहाँ से लाते हैं? इतनी खुशियां है। दादा के लिए एक शेर है मेरे पास, कुछ तो बात है दादा, मिटती ने हस्ती तुम्हारी, वरना शहर में आपको बर्बाद करने के लिए बहुत लोग थे। तो ये थे हमारे साथ राजन दादा, लोकप्रिय कार्यकर्ता और माजी नगर सेवक, अपना कीमती वक्त देके हमारे स्टूडियो में आए। दादा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। यूं ही आते रहना। थैंक यू। धन्यवाद। ओके बॉस, थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।